ओके, चलिए, शल वी बिगिन। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। यूनिट नंबर 4, लास्ट यूनिट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, ये यूनिट क्या बोलता है? हमको अनपेड सेलर के बारे में बताता है, अनपेड सेलर को कुछ राइट्स दिए गए हैं वो बताता है, सब कुछ हमें बताता है, प्लस आखिर में जो है कुछ बायर के साइड से भी कुछ राइट्स है वो भी हमें बताता है। अब देखो, अनपेड सेलर को नहीं, क्या कुछ राइट्स दिए गए हैं। अनपेड सेलर को कुछ राइट्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। अब ये राइट्स का अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें ना, तो तीन बेसिस पर, तीन नहीं बेसिकली पहले दो बेसिस पर है। पहले अगेंस्ट द गुड्स, दूसरा अगेंस्ट द बायर, ठीक है। अगेंस्ट द गुड्स में फर्दर दो टाइप्स या केसेस है, प्रॉपर्टी पास हो गई है या प्रॉपर्टी अभी पास नहीं हुई है। प्रॉपर्टी अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, हाँ, डिलीवरी की वगैरह अपन बात नहीं कर रहे, पोजेशन की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। अगर गुड्स की प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई है फ्रॉम सेलर टू बायर, तब अनपेड सेलर के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं? पहला राइट ऑफ लीन, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा राइट ऑफ रीसेल when property in the goods has passed to the buyer। दूसरा, when property in the goods has not passed to the buyer, वो ही तीनों राइट्स वापस से होते हैं, लीन, स्टॉपेज, रीसेल, एग्जैक्ट सेम टू सेम। बस यहां पर एक एडिशनल राइट आ जाता है, विथ होल्डिंग द डिलीवरी। ये भी वैसे देखे तो अलग कोई राइट नहीं है, जस्ट एक अलग नाम है उसका। ये हो गए अगेंस्ट द गुड्स। दूसरा होता है अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द बायर क्या क्या राइट्स होते हैं? सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे सब हमको राइट्स देखने हैं। पर ये राइट्स तो देख लिया अपन ने, राइट्स क्या है, कौन से है, बट सबसे पहले सबसे बेसिक बात, अनपेड सेलर कौन है? अनपेड सेलर का मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, अनपेड सेलर कौन है? अ सेलर इज एन अनपेड सेलर। बेसिकली देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में सेलर का क्या ऑब्लिगेशन होता है? गुड्स देना, सेल करना, देना गुड्स को। बायर की क्या ड्यूटी होती है? मेक द पेमेंट, राइट। obligation to deliver the goods, buyer has to pay for it. In case the buyer fails or refuses to pay the amount to seller, then the person becomes what? Unpaid seller। अगर बायर सेलर को जो है उसका तय, जो उनका जो अमाउंट है वो पे नहीं करता है या पे करने से मना कर देता है, तो उस केस में जो सेलर है उसका स्टेटस क्या रहेगा? अनपेड सेलर। अब कब कब मानेंगे हम सेलर को अनपेड सेलर? पहला तो व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। देखो, 50,000 के गुड्स दिए थे सेलर ने बायर को, बायर ने 50,000 पेमेंट नहीं किया, तो सेलर जो है वो अनपेड है। बायर ने 49,000 पेमेंट कर दिया बट 1,000 नहीं किया, यहां पर भी वो अनपेड सेलर ही माना जाएगा। पूरा का पूरा पेमेंट उसको मिल जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी बाकी है, द होल ऑफ द प्राइस शुड बी पेड और टेंडर्ड। अगर नहीं है तो उस केस में सेलर इज व्हाट? अनपेड सेलर। एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ प्राइस ऑफ एक्शन, मतलब बेसिकली सेलर पैसा मांग सकता है, सेलर ने अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, बेसिकली सेलर मांग सकता है प्राइस फ्रॉम द बायर, बट बायर जो है पे नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा केस, bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which received has not been fulfilled by the reason of dishonor। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये पढ़ के क्या बोलना चाह रहे हैं?
सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बायर नॉर्मली क्या करेगा, उसको पैसे देगा, कैश देगा। अब कैश की जगह उसने क्या किया, चेक दे दिया या फिर प्रॉमिसरी नोट दे दिया बायर ने। सेलर ने इसको एज अ पेमेंट बोल करके एक्सेप्ट कर लिया, बट क्या कंडीशन पे एक्सेप्ट करेगा वो, कि भाई मैं ये जो चेक है या प्रॉमिसरी नोट है इसको पेमेंट बोल के एक्सेप्ट कर रहा हूं, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये ऑनर होना चाहिए। जब मैं ले जाऊंगा बैंक में तो पैसे मिल जाने चाहिए, जब ये डेट आएगी तो उन्हें पैसे दे देना चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, दैट इज वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है। इसका मतलब सेलर को पैसे नहीं मिले एंड ही बिकम्स व्हाट, अनपेड सेलर। ठीक है। नाउ सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द सेलर, एज फॉर इंस्टेंस एजेंट, कंसाइनर और एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। ये बोल रहे हैं अनपेड सेलर में ऐसा जरूरी नहीं कि जो एक्चुअल सेलर है वही आएगा, हो सकता है सेलर का कोई एजेंट हो, उसने सेलर को पैसे दे दिए हो अपने पास से और बायर को बेच दिया हो, बट बायर ने इसको पेमेंट नहीं किया, तो एजेंट वगैरह को भी अपन अनपेड सेलर ही मानेंगे। अब आते हैं मेन चीज पर, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के subject to the provisions of this act and any law for the time being in force, notwithstanding property may have passed, unpaid seller has by implication of law 3 rights. प्रॉपर्टी पास हुई है या नहीं हुई है, इट डजेंट मैटर, ये 3 राइट्स अनपेड सेलर के पास में रहेंगे। अगर उसके पास में राइट ऑफ प्राइस, राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट प्राइस है, मतलब सेलर बेसिकली बायर से प्राइस क्लेम कर सकता है, प्राइस पे करना ड्यू है बायर ने सेलर को और बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो सेलर इज एन अनपेड सेलर और उसके पास में ये 3 राइट्स आ जाते हैं। पहला राइट ऑफ लीन व्हाइल ही इज इन पोजेशन, दूसरा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट और तीसरा राइट ऑफ रीसेल। ये 3 राइट्स दोनों भी केस में आएंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है चाहे नहीं हुई है। और अपन ने जो केस बोला ना, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो उस केस में एक एडिशनल राइट आएगा, राइट ऑफ विथहोल्डिंग द डिलीवरी। क्या है ये राइट्स, देखते हैं। यहां पर उन्होंने वापस से एक क्लासिफिकेशन दिया है कि राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, अभी अपन बात कर रहे हैं अगेंस्ट द गुड्स। अगर उसने सेल कर दिया, बेसिकली वो प्राइस क्लेम कर सकता है, बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो गुड्स के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट्स है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास्ड और व्हेन द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड। फर्स्ट, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। सबसे पहला राइट, सेलर्स लीन, जिसको राइट ऑफ लीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, अनपेड सेलर के पास में राइट है टू कीप द लीन ऑन द गुड्स, वो गुड्स को अपने पास में, अपने ताबे में, अपने पोजीशन में रख सकता है। अगर वो अनपेड सेलर है तो ये कब रख पाएगा अपने पोजीशन में, अपने ताबे में, जब उसके पास में पोजीशन रहेगा तब। अगर उसने ऑलरेडी पोजीशन दे दिया होगा बायर को तो वो उस पर लीन रख सकता है क्या, नहीं। तो राइट ऑफ लीन व्हाइल ही इज इन द पोजीशन until the payment or tender of the price of the goods, जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक वो रख सकता है। इट इज द राइट टू रिटेन द पोजीशन और रिफ्यूजल टू डिलीवर, भाई मैं तेको डिलीवर नहीं करूंगा जब तक तू पेमेंट नहीं देगा। ये जो राइट ऑफ लीन है इसको पजेसरी लीन भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जिसके पास में पोजीशन है वो लीन रख सकता है ऑब्वियसली, इसलिए पोजीशन है उसके पास अनपेड सेलर के पास में, इसीलिए वो लीन रख सकता है। एज लॉन्ग एज द सेलर रिमेन्स इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, तब तक ही वो रख सकता है। अच्छा, कौन से केसेस में रख सकता है वो, सबसे पहला कैश सेल के इसमें, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ एनी क्रेडिट, मतलब कैश सेल हो रही है, हाथों हाथ गुड्स देना है, बायर ने हाथों हाथ पैसे देना है। बायर बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा, तो सेलर भी बोल सकता है मैं तेको गुड्स नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट भले ही हो गया है, सब कुछ हो गया है, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गई है समझ लो, बट स्टिल वो बोल रहा है पैसे नहीं दूंगा, सेलर बोल सकता है मैं तेको पोजीशन नहीं दूंगा। दूसरा, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड। देखो सेलर ने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है अभी, सेलर ने बोला था मैं डिलीवरी 10 दिन बाद करूंगा,
बट उसके पहले तू, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उसके 5 दिन में तू पेमेंट कर दे, 10 दिन बाद मैं डिलीवरी कर दूंगा। 5 दिन हो गए, उसके बाद में भी बायर पेमेंट कर ही नहीं रहा है, यहां पर भी वो लीन रख सकता है। कौन? सेलर। तीसरा, वेयर द बायर बिकम्स इनसॉल्वेंट। अगर बायर इनसॉल्वेंट हो गया, अब उससे पैसे आ सकते क्या? नहीं आ सकते। पोजीशन में, अभी सेलर के पोजीशन में है गुड्स, तो वो लीन रख सकता है। सेलर में एक्सरसाइज लीन इवन वेयर ही इज इन पोजीशन एज अ एजेंट और बेली। देखो, एज अ एजेंट और बेली क्या बोल रहे हैं? कभी कभी प्रिंसिपल, एजेंट, प्रिंसिपल ने फॉर एग्जांपल एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स बेचा। प्रिंसिपल ने क्या बोला? एक काम कर, मैं खरीद लिया गुड्स, बट गुड्स तेरे पास में ही रहने दे, कोई मांगने आएगा तो बेच देना तुम। अब यहां पर इसके पास में जो पोजीशन है वो कैसा है? पोजीशन एज अ एजेंट है, राइट? यहां पर भी वो लीन रख सकता है। अगर प्रिंसिपल ने उसको पेमेंट नहीं किया तो एजेंट जो है उस पर लीन रख सकता है गुड्स पर। दूसरा केस, एज अ बेली। एज अ बेली क्या बोलते हो? सेलर ने बायर को गुड्स बेच दिया, सेलर ने डिलीवरी भी दे दिया, हाथ में छोटा सा कोई फॉर एग्जांपल गुड था, बायर को दे दिया, बायर ने ले लिया। उसके बाद में बायर क्या बोला? अरे मेरे को मार्केट में 2 मिनट काम है, तू थोड़ी देर के लिए अपने पास में रख, मैं आता हूं और तेरे को फिर पेमेंट कर देता हूं। अब यहां पर सेलर एज अ बेली होल्ड कर रहा है। बायर आया थोड़ी देर के बाद में और बोले अरे नहीं नहीं, पैसे खत्म हो गए, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। क्या अब सेलर यहां पर लीन रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। बायर उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि तूने तो मेरे को पहले डिलीवरी दे दी थी, फिर अब वापस कैसा? उसके पास में है ना, अभी सेलर के पास में पोजीशन है ना उसके पास, कैसे भी आया हो तो वो लीन रख सकता है। पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी के बारे में क्या बोलते हो? वेयर अनपेड सेलर हैज मेड अ पार्ट डिलीवरी, ही मे एक्सरसाइज लीन ऑन द रिमाइंडर अनलेस पार्ट डिलीवरी मेड एज टू शो अग्रीमेंट टू वेव द लीन। क्या बोल रहे हो उसमें? पार्ट डिलीवरी में सेलर ने बायर को पार्ट डिलीवरी की है, आधे ही गुड्स की डिलीवरी की है, ठीक है? इंटेंशन उसका क्या था सेलर का? सिर्फ पार्ट गुड्स की डिलीवरी करना ही इंटेंशन था। अब बायर ने पेमेंट देना था, बायर ने पेमेंट दिया नहीं, बचे हुए गुड्स को वो अपने लीन में रख सकता है। दूसरा केस, अगर पार्ट डिलीवरी का इंटेंशन वॉज टू मेक द होल डिलीवरी और इन दैट प्रोग्रेस अभी सिर्फ पार्ट डिलीवरी हुई है, वहां पर क्या अपन ने पिछले यूनिट में देखा था? इट विल बी कंसिडर्ड कि पूरी डिलीवरी हो गई है। उस केस में फिर वो भले ही हाफ मतलब पार्ट गुड्स का उसके पास में पोजीशन है, बट वो वहां पर नहीं रख पाएगा अपने पास में लीन। समझा ये पॉइंट? अगर इंटेंशन वॉज टू डिलीवर द होल और इन दैट प्रोग्रेस पार्ट डिलीवरी हुई है तो इट इज एज गुड एज पूरी डिलीवरी हो गई है और वो पोजीशन नहीं रख सकता। बट इंटेंशन ही ऐसा था कि पार्ट डिलीवरी करना है, तो फिर पार्ट डिलीवरी में बचे हुए गुड्स में वो लीन रख सकता है। unless such part delivery has been made under such circumstances to show agreement to waive the lien. टर्मिनेशन ऑफ लीन, ये राइट ऑफ लीन सेलर के पास से कब चला जाना चाहिए? आइडियली कब चले जाना चाहिए? पेमेंट नहीं हुआ, पोजीशन सेलर के पास में से चले गया अगर, तो फिर उसका लीन का राइट भी चला जाएगा। अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस: when he delivers the good to the carrier or other bailey for transmission without reserving right of disposal. उसने कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को गुड्स डिलीवर कर दिया फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर, या और कोई पर्सन को बायर को देने के लिए गुड्स दे दिया और राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया, तो उस केस में उसका पोजीशन चला गया ऐसा मान लेंगे। दूसरा, बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन,
बायर आकर के लॉफुली उससे गुड्स पोजीशन लेकर के चला गया, सेलर का पोजीशन चला गया, नाउ ही कैन नॉट एक्सरसाइज लीन। सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लीन, सेलर ने बोला मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में लीन नहीं रखूंगा, उसने अपना राइट वेव कर दिया, तो भी वो लीन नहीं रख पाएगा फिर। एंड बाय एस्टॉपल, बाय एस्टॉपल दैट इज वेयर सेलर कंडक्ट्स himself that he leads third parties to believe lien does not exist. For example, ए गया बी के शॉप पर, बी की शॉप काय की थी, ज्वेलरी की। ए जब उससे ज्वेलरी लेकर के जान रहा था ना, ए ने बोला मेरे को घर पे दिखाना है, एक बार क्या करूं, ले जाओ क्या। बी ने क्या बोला अपने कंडक्ट से, अरे तुम्हारी ही शॉप है, अपने घर की बात है, गुड्स ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसे बाद में आते रहेंगे। यहां पर उसने अपने कंडक्ट से क्या बताया है कि वो गुड्स पर लीन नहीं रखना चाहता है। अगर उसका इंटेंशन लीन रखने का रहता था तो वो गुड्स इसको ले जाने ही नहीं देता था, राइट। यहां पर उसने अपने कंडक्ट से बताया है कि वो लीन नहीं रखेगा, तो नाउ ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द लीन। ओके, हाँ, वी कैन से दैट। नाउ दूसरा एक्सेप्शन, इसका एक पॉइंट क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल बी ने पेमेंट करना था ए को, उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। ए क्या कर सकता है, गुड्स ए के पास में है, गुड ए क्या कर सकता है, लीन रख सकता है, अभी तक अपने को पता है। और क्या कर सकता है, वो आगे के राइट से, और बी के अगेंस्ट क्या कर सकता है, वो स्यू कर सकता है, उसको केस कर सकता है उसके अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल ए ने केस कर दिया कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट ने बी को ऑर्डर दे दिया, डिक्री दे दिया कोर्ट ने, ऑर्डर डिक्री सेम थिंग, कि भाई बी तू ये गलत कर रहा, तू पेमेंट कर दे ए को। ए के पास में तो ऑर्डर आ गया आप कोर्ट का, अब क्या वो गुड्स पर लीन रख सकता है क्या, आइडियली लगता है नहीं रख सकता, बट लॉ बोलता है अनपेड सेलर डज नॉट लूज हिज लीन बाय रीजन दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस। आपके पास में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लीन नहीं रख सकते। अभी तो ऑर्डर आया है कोर्ट का, अभी एक्चुअली पेमेंट थोड़ी मिला है आपको बी से। ऐसा है राइट ऑफ लीन। दूसरा मेन राइट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या बोलता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट। अच्छा, ये तो अपने को नाम पढ़ के भी समझ रहा था कि अपन स्टॉप कर सकते हैं गुड्स को, सेलर जो है वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है जब वो गुड्स ट्रांजिट में है, और स्टॉप करके रीगेन कर सकता है पोजीशन, और अपने पास में वापस से रिटेन कर सकता है पोजीशन को, जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, या फिर कब कब हो सकता है ये वाला राइट, अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ कैरियर and buyer has become insolvent, then he can exercise this right, asking the carrier to return the goods or not to deliver. सेलर ने बायर को गुड्स देना था, सेलर ने कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया, ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा था, बीच में ही अभी पहुंचे नहीं गुड्स, यहां पर ही सेलर को क्या पता चला कि जो बायर है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब ये क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्टर को बोल सकता है कि भाई डिलीवरी मत कर, रुक जा, वापस से गुड्स मेरे पास लेकर के आ जा, और जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता तब तक वो लीन में रख सकता है गुड्स को। तो ये वाला राइट नहीं एक्सरसाइज किया जा सकता। दिस राइट इज द एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन, ये कुछ नहीं है, लीन का एक्सटेंशन ही है।
because it entitles seller to regain the possession even when he has parted with the possession. लीन वाला कब रख सकता है? जब तक उसके पास में पोजीशन है. ये वाला कब कर सकता है? जब पोजीशन चला गया, फिर भी बाद में ट्रांजिट में जब से वापस से वो अपने पास में बुलवा सकता है. नाउ सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. ये राइट हब कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता. ये वाली कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है. सेलर अनपेड रहना चाहिए, सेलर को पैसे नहीं मिले, ये तो बेसिक कंडीशन है. सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजेशन. सेलर के पास से पोजेशन चला गया है. सेलर के पास में पोजेशन है तो फिर ये राइट क्यों नहीं रख सकता? ये राइट क्यों नहीं एक्सरसाइज कर सकता हो? क्योंकि राइट ऑफ लीन ऑलरेडी है ना उसके पास. तीसरी चीज, गुड्स ट्रांजिट में होना जरूरी है. चौथी चीज, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तब ही ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है. एंड दिस इज राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. इस एक्ट में और कोई प्रोविजंस के अगेंस्ट कुछ है बेसिकली, तो वो प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू ये वाला राइट है. नाउ अपन ने बोला जब गुड्स ट्रांजिट में हैं तभी ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है. इसके लिए अपने को ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिट कब से चालू माना जाएगा लॉ में और कब खत्म हो गया ये माना जाएगा. The goods deemed to be in transit from time when delivered to the carrier or other bailey for transmission. जब आपने डिलीवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को, कैरियर को फॉर ट्रांसमिशन, उस टाइम से ट्रांजिट स्टार्ट हो गया है. कब तक? Until buyer or his agent on that behalf takes delivery. जब तक उनको एक्चुअली डिलीवरी नहीं मिलेगी तब तक के लिए ट्रांजिट रहेगा. अच्छा, जब तक डिलीवरी नहीं मिलती, डिलीवरी मिल गई कि ट्रांजिट खत्म. सिर्फ उसी पॉइंट पर ट्रांजिट खत्म होगा क्या, या फिर और भी अपने पास में केसेस है? लॉ ने अपने को और भी केसेस बोले हैं जहां पर ऐसा मान लिया जाएगा कि ट्रांजिट खत्म हो गया है. दैट इज अब सेलर ये वाला राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. कौन से केसेस है देखते हैं. राइट ऑफ स्टॉपेज इज लॉस्ट व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एंड. ट्रांजिट कम्स टू एंड इन द फॉलोइंग केसेस. पहला, बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी. बायर या उसके कोई एजेंट ने, बेली ने अगर डिलीवरी ले ली है तो ऑब्वियसली वो राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं हो सकता. दूसरा, बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर अराइवल ऑफ द गुड्स एट डेस्टिनेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेप्शन बाय द बायर. गुड्स डिलीवर होने थे पुणे से मुंबई, बायर मुंबई में था, अब गुड्स ट्रांजिट में ही थे यहां पर बीच में लोनावाला में. बायर ने, डेस्टिनेशन तो मुंबई था बट बायर यहां पर ही आकर के क्या कर लिया? डिलीवरी ले लिया. राइट? उस टाइम पर भी व्हेन बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर अराइवल ऑफ द गुड्स एट डेस्टिनेशन, तो भी राइट ऑफ ट्रांजिट खत्म, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेप्शन बाय द बायर. बायर ने बीच में ही ट्रांसपोर्टर को इंटरसेप्ट करके, रोक करके गुड्स ले लिया है. विच कैन बी विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ द कैरियर. विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ द कैरियर मतलब देखो, जो ट्रक चला रहा है एग्जैक्टली वो ही कैरियर है क्या? नहीं, मालिक तो उसका दूसरा रहेगा. राइट? वो सिर्फ उसका एजेंट है, मालिक का मतलब सर्वेंट है जो कि ट्रक चला रहा है. तो एक्चुअल जो मालिक है उसको पूछे बिना या पूछ करके कैसे भी ले लिया तो भी इट वुड बी डन. अब ये वाला जो पॉइंट है ना, नेक्स्ट वाला, ये एक्चुअली सेक्शन में अगर अपन देखें ना तो है नहीं, इन्होंने अलग से थोड़ा दिया हुआ है, वैसे नहीं होना चाहिए आइडियली ये वाला पॉइंट. इसके जगह पे रियल पॉइंट जो है ना वो ये है, पॉइंट नंबर 3. If after the arrival of the goods at appointed destination, carrier or other bailey acknowledges to the buyer or his agent that he holds goods on his behalf and continues in possession of them as bailey for buyer or agent, transit is at the end and it is immaterial that further destination for the goods may have been indicated by the buyer. क्या बोल रहे हो इतने बड़े लाइन में? सेलर ने बायर को गुड्स भेजे ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ट्रांसपोर्टर यहां से यहां पर ले गया गुड्स. ठीक है, यहां पर ले जा करके जहां पर डेस्टिनेशन आया ना, अभी तक डिलीवरी उसने फिजिकली दिया नहीं, बट ट्रांसपोर्टर ने बायर को एक्नॉलेज कर दिया कि भैया मैं गुड्स लेकर के आ गया हूं, तुम्हारे लिए अब मैं गुड्स होल्ड कर रहा हूं. यहां पर
डिलीवरी या फिर सॉरी ट्रांजिट इज डीम्ड कि वो हो गया है फिनिश। अब यहां पर बायर हो सकता है वो ट्रांसपोर्टर को बोले पुणे से मुंबई, यहां पर हो सकता है बायर क्या बोले ट्रांसपोर्टर को, बोले भैया मेरा नहीं क्या दूसरे जगह सूरत में काम है गुड्स का, आप एक काम करो ये गुड्स जो है ना उसको सूरत ले जाओ, ऐसा बायर ने बोला फॉर एग्जांपल। तो क्या अब यहां पर जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तब सेलर ये राइट अप्लाई कर सकता है क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राइट सेलर के लिए जो ट्रांजिट है वो यहां पर ही खत्म हो गया है। बायर आगे क्या ट्रांसपोर्ट करवा रहा, क्या ट्रांजिट करवा रहा, वो उसका मैटर। वही वो पॉइंट वहां पर बोलता है, इफ आफ्टर द अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस टू बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, the transit is at the end and it is immaterial that further destination may have been indicated by the buyer। आपको ये पॉइंट लिखना हो तो गूगल पे सेक्शन 51 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट सर्च करना, उसमें सब सेक्शन 3 ये आप लिख सकते हो। अब उन्होंने जो पॉइंट दिया है ना वहां पर, वो क्या दिया है, वो बोलते हैं वेयर द कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेज टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स गुड्स एज सून एज गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप अनलेस सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। वो क्या बोल रहे हैं, अगर गुड्स शिप पर लोड हो गए और शिप पर लोड होने के बाद में ही उसी टाइम पर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्टर है उसने बायर को बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए गुड्स होल्ड कर रहा हूं, राइट, एंड सेलर हैज नॉट रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो उस केस में भी ट्रांजिट खत्म हो गया है ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, अभी एग्जैक्टली सेक्शन में है नहीं, उन्होंने दिया है एनालिसिस से, तो एक बार पढ़ करके ध्यान में रखने का इसको। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आए जो एक्चुअल सेक्शन में और ये क्या बोल रहे हो। ठीक, और कब कब ट्रांजिट खत्म मान लिया जाएगा, कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर, ट्रांसपोर्टर लेकर के पहुंच गया बी के यहां पर, अब आइडियली ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी थी कि उसने गुड्स दे देना चाहिए, बट ट्रांसपोर्टर ने रॉन्गफुली मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो भी ट्रांजिट खत्म हो गया है यह मान लिया जाएगा। दूसरा, गुड्स डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, सेलर ने बायर को गुड्स भेजना था शिप से, ये शिप जो है ना वो बायर ने ही भेज दी हायर करके खुद के लिए कि भाई ये मेरी शिप है इसमें गुड्स भेज दो। ये शिप किसकी है, बायर की है, तो इसको जैसे ही आपने डिलीवरी दी यहां पर ट्रांजिट सेलर के लिए खत्म हो जाएगा। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर। Where the part delivery has been made, the transit will come to an end for the remaining which are yet in course of transmission। सेलर ने बायर को गुड्स भेजे, 3 शिप से जाने थे, बहुत सारे गुड्स थे, शिप समझो उसको, तीनों शिप जा रही थी, पहली शिप अभी पहुंच गई, बाकी दोनों पहुंचनी बाकी है, बट पहली शिप पहुंच गई ना, इट विल बी कंसिडर्ड ट्रांजिट खत्म हो गया है। एंड लास्ट पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट का सिमिलर है, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टर्ड बाय द बायर ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। अगर जो शिप है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो बायर ने ही खरीदी है, बायर ने ही हायर की है, तो उस केस में उसको डिलीवरी मतलब ट्रांजिट खत्म। अच्छा, हाउ दिस स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, ये ट्रांजिट जो है ये कैसे किया जाता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कैसे किया जाता है एक्सरसाइज। देखो, एक तो हो सकता है अनपेड सेलर में एक्सरसाइज आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन और गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली। क्या कर सकता है, सेलर जाकर के जहां पर ट्रांसपोर्ट अभी ट्रक चल रहा है वहां पर जाकर के ट्रक से एक्चुअली खुद जाकर के पोजीशन ले सकता है वापस, अरे नहीं वापस दे दे मेरे को ऐसा। या फिर क्या कर सकता है, वो जो कैरियर है जो ट्रांसपोर्टर है उसको बोल सकता है कि भैया मेरे को पेमेंट नहीं मिला है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, आप गुड्स डिलीवर मत करना,
गुड्स वापस से मेरे पास लेकर के आ जाओ। अब सेलर ये नोटिस ट्रांसपोर्टर जो प्रिंसिपल है, एक्चुअली मालिक है, उसको देगा, या फिर जो एक्चुअली ट्रक चला रहा है पर्सन उसको देगा? किसको देगा? किसी को भी दिया तो चलेगा, इसको भी दे सकता है या फिर ट्रांसपोर्टर को भी दे सकता है। सच नोटिस में आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन और टू हिज प्रिंसिपल। पर क्या बोलते हो, अगर आपने प्रिंसिपल को दी ना नोटिस, तो आपने सफिशिएंट टाइम पहले थोड़ा देना पड़ेगा नोटिस। अगर सेलर प्रिंसिपल को नोटिस दे रहा है, मतलब समझो गुड्स की डिलीवरी होनी है 15 मिनट में, इस टाइम पर सेलर जो है अगर प्रिंसिपल को बोलेगा कि अरे उन गुड्स को रुकाओ, तो सेलर प्रिंसिपल को बोलेगा, फिर प्रिंसिपल इसको बोलेगा, यहां पे फोन करेगा, फोन लगता नहीं लगता वो डिलीवर करेगा। तो सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए यहां पर कि वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट होकर फिर यहां पर और वापस कम्युनिकेट हो सके उतना। इन द लैटर केस नोटिस टू बी इफेक्टिव shall be given at such time that the principal by reasonable diligence may communicate it to his servant or agent to prevent the delivery। अच्छा, ऐसी नोटिस देने के बाद में ट्रांसपोर्टर की क्या ड्यूटी है? when notice of stoppage given by the seller to gather, he shall redeliver the goods to or according to the directions of the seller। जैसा सेलर ने बोला उस हिसाब से वापस से सेलर के पास में ला करके गुड्स दे देना चाहिए, या सेलर ने और कोई प्लेस बोला है वहां पर ले जाकर के दे देना चाहिए। अच्छा, ये वापस ले जाने में खर्चा लगेगा, वो कौन बियर करेगा? सेलर ही बियर करेगा। रीडिलीवरी एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न बाय द सेलर। डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। जो अपन ने दो राइट्स देखे अभी, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड राइट ऑफ लीन, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, एसेंस ऑफ लीन इज टू रिटेन पोजीशन एंड स्टॉपेज का रीगेन द पोजीशन। लीन में अभी भी ऑलरेडी गुड्स मेरे पास में ही है तो मैं रिटेन करके रख सकता हूं, स्टॉपेज में मेरे पास से चले गए हैं बट मैं रीगेन कर रहा हूं पोजीशन। सेलर शुड बी इन पोजीशन फॉर एक्सरसाइजिंग लीन। लीन के लिए क्या जरूरी है कि उसके पास में रहे गुड्स, बट स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के लिए क्या जरूरी है? सेलर के पास से पोजीशन चला गया है, गुड्स कहां है? विद द कैरियर है, एंड बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन। बायर को अभी तक नहीं मिले हैं। राइट ऑफ लीन के लिए नहीं, क्या ये कंडीशन ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बायर ने इंसॉल्वेंट होना चाहिए तभी वो एक्सरसाइज की जा सकती है। राइट ऑफ लीन कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द केस विथ राइट ऑफ स्टॉपेज। राइट ऑफ स्टॉपेज सिर्फ और सिर्फ कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अच्छा, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि स्टॉपेज का राइट तब चालू होगा जिस पॉइंट पे राइट ऑफ लीन खत्म होगा, बरोबर? लीन उसके पास से पोजीशन चले जाएगा तभी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू होगा ना। स्टॉपेज बिगिंस व्हेन राइट ऑफ लीन एंड्स। एंड ऑफ राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। And lien comes to an end as soon as goods go out of the possession of the seller, but right of stoppage comes to an end as soon as delivered to the buyer, या फिर transit ends, उस पॉइंट पर वो खत्म होगा। थोड़े बहुत सिमिलर ही है वो बोलते हैं राइट्स, इसलिए राइट ऑफ स्टॉपेज को कभी कभी एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। सब सेल मतलब सबसीक्वेंट सेल, सब सेल मतलब सबसीक्वेंट सेल। क्या बोल रहे हैं वो? राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर हैज असेंटेड टू इट। उस पर अपन आते हैं। देखो, ए ने बी को गुड्स भेज दिया, पोजीशन ए के पास में ही है। पोजीशन किसके पास में? ए के पास में। वापस रिपीटिंग, डिलीवरी इज डिफरेंट, पोजीशन इज डिफरेंट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज डिफरेंट। ए ने बी को गुड्स भेज दिया, गुड्स पोजीशन में किसके पास में है? ए के पास में। अब ये गुड्स बी के पास में आने के पहले ही नहीं क्या, और बी ने पेमेंट करने के पहले बी ने ये गुड्स सी को बेच दिया।
अगेन ऐसी बातें करके या कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बेच दिया। अब बी ने ए को पेमेंट नहीं किया, तो क्या ए को ये गुड्स सी को डिलीवर करना पड़ेगा क्या? क्या ए राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट अभी भी रख सकता है, या उसको ये राइट छोड़ करके सी को अब डिलीवर करना ही पड़ेगा? राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स। बायर यहां पर किसी और को सेल कर रहा है, प्लेज कर रहा है, डजेंट मैटर, ए अभी भी राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज रख सकता है। नो, बट उसके केसेस है, अपन आएंगे, अपन आगे कोई एक केसेस में है। अब ये जो है इसका एक्सेप्शन एक्चुअली नीचे अपने को दो दिए हैं, बट सेकेंड वाला जो एक्सेप्शन है ना, इसका शॉर्ट में यहां पर वापस से एक लाइन में दिया हुआ है। क्या बोलते हैं वो? राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड if the buyer has transferred document of title or pledges the goods to a sub buyer in good faith and for consideration. ए ने बी को गुड्स बेचा, कैसे बेचा? बाय बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसफर्ड करके, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी करके। बी ने ये बिल ऑफ लेडिंग सी को दे दिया, सिंबॉलिक डिलीवरी अगेन। अब यहां पर अगर सी ने गुड फेथ में खरीदा है, फॉर कंसिडरेशन खरीदा है, भले ही बी ने अभी पेमेंट नहीं किया ए को, पर फिर भी सी को वैलिड टाइटल मिलेगा और ए का राइट वुड नाउ बी डिफीटेड। ए फिर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जो उसका राइट है। इसी चीज को और एक्सप्लेन किया है उन्होंने, एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज आर डिफीटेड। एक तो केस ये है, इस पे अपन और वापस आते हैं सेकंड पॉइंट पे। चलो जान दो, वो पॉइंट पे आए तो पहला पॉइंट वही कवर कर लेते हैं। क्या बोल रहे हो? व्हेन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज ट्रांसफर टू द बायर and the buyer transfer to a person who has bought goods in good faith and for value, then the right is what? Defeated. If last mentioned transfer is by way of sale, lien or stoppage is defeated. देखो अब यहां पर भी दो केस, ए ने बी को डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए थे बिल ऑफ लेडिंग, बी ने सी को बिल ऑफ लेडिंग देकर के सेल कर दिया। सी ने फॉर वैल्यू खरीदा, गुड फेथ में खरीदा, यहां पर अब ए का राइट खत्म हो गया। दूसरा केस, बी ने सेल नहीं किया था डॉक्यूमेंट्स से देकर के, उसने डॉक्यूमेंट्स देकर के प्लेज किया था। प्लेज किया तो सी क्या बन गया? प्लेजी। प्लेजी के पास में कुछ राइट्स रहते हैं, गुड्स बेच सकता है वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो यहां पर अब वो क्या बोलते हैं, यहां पर हम ए को मौका देते हैं, ए अपने राइट्स रख सकता है, अपने जो राइट ऑफ स्टॉपेज और वो रख सकता है, बट सब्जेक्ट टू राइट्स ऑफ प्लेजी। पहले प्रायोरिटी मिलेगी प्लेजी को, उसके बाद में अगर बचता है तो फिर वो ए जो है उस पर राइट्स वगैरह अपने एक्सरसाइज कर सकता है। इफ लास्ट ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल, तो लीन और स्टॉपेज इज डिफीटेड, तब तो कोई कुछ नहीं है। But if last mentioned transfer is by way of pledge, unpaid seller's right of lien or stoppage only be exercised subject to rights of pledging. ये एक और लाइन यहां पर क्या बोल रहे हैं वो? However, pledgee may be required by the unpaid seller to use in the first instance other goods or securities of the pledger available to him to satisfy his claims. ए ने बी को गुड्स दिया, बी ने सी को प्लेज कर दिया, क्या? गुड्स, उसकी एक कार और कोई एक प्रॉपर्टी।
ठीक है, 10 लाख रुपए के लिए। अब पहले प्रेफरेंस, अब बी ने ए को पेमेंट नहीं किया था, अब पहले प्रेफरेंस सी को मिलेगा या ए को मिलेगा? सी को ही प्रेफरेंस मिलेगा। बट यहां पर ए सी को क्या बोल सकता है, वो बोलते हैं कि ए सी को इतना बोल सकता है, इतना रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आपके पास में अगर बी के दूसरे कोई गुड्स है ना, जैसे कार, प्रॉपर्टी, पहले आप उनको बेचो। अगर बी ने आपको पैसे आपके नहीं लौटाया है तो पहले आप उनको बेचो, मेरे गुड्स को अभी के लिए मत बेचो, देखते हैं तब तक रिकवरी हो जाए अगर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। Pledgee may be required by the unpaid seller to use in the first instance other goods or securities of the pledger available to him to satisfy his claims. ये एक छोटा सा पार्ट था सबसीक्वेंट सेल और प्लेज बाय द बायर का। वापस आते हैं अपन अपने मेन राइट पर, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज। क्या बोल रहे हैं स्टॉपेज में? Contract of sale is not rescinded when his right of stoppage, when the seller exercises his right of stoppage in transit. Buyer can ask for delivery on payment of price. देखो आपने क्या बोलते हो, सेलर ने गुड्स जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट राइट एक्सरसाइज कर लिया, इसका मतलब बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया क्या? नहीं, बाद में बायर पेमेंट कर सकता है और गुड्स ले सकता है। तीसरा राइट, राइट ऑफ रीसेल। ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करें? ऑनलाइन गाइस, एवरीवन विथ मी? कंचन, शुभंकर, परफेक्ट। तीसरा राइट, राइट ऑफ रीसेल। पहला कौन सा देखा? लीन, दूसरा राइट ऑफ स्टॉपेज, तीसरा राइट ऑफ रीसेल। दिस इज मोस्ट और वेरी वैल्यूएबल राइट। देखो क्या बोलते हैं, राइट ऑफ रीसेल मतलब वापस से वो गुड्स बेच सकता है। क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो राइट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पहले वाले राइट में उसने स्टॉपेज करके लीन रख लिया या फिर स्टॉपेज करके वापस से लीन ले लिया। क्या करेगा वो लीन लेके? उसका ट्रांजैक्शन हुआ क्या? उसका तो उल्टा जो सेल हो रही थी वो नहीं हो पाई, राइट? उससे उसको क्या फायदा? उसको एक्चुअल फायदा या फिर भरपाई तभी होगी जब ये वो उन गुड्स को वापस रीसेल कर पाएगा सेलर, अनपेड सेलर जो है, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेरी वैल्यूएबल राइट विच इज गिवन टू अनपेड सेलर, कि वो जो गुड्स है उनको वापस से बेच सकता है। अगर ये राइट नहीं रहता था तो इसके बिना अदर राइट्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, अपने पास में रख करके क्या करेगा वो गुड्स को? अदर राइट्स वुड नॉट हैव बीन ऑफ मच यूज। अब अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कब कब एक्सरसाइज और कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकता है वो देखो। इसमें से आई फील ये वाले सेक्शन थोड़े, ये वाले पार्ट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। देखो पहला, व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अगर गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के हैं, खराब होने वाले हैं जल्दी से, तो उस केस में सेलर कभी भी रीसेल कर सकता है। उसने लीन रखा हुआ है, कुछ भी रखा है, उसको बायर को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई तूने पैसा नहीं दिया, मैं तेरे गुड्स बेच रहा हूं, ऐसी कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल व्हेन द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। नेक्स्ट, मोर स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट मुझे हर बार लगता है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भी। देखो पेरिशेबल गुड्स की अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं दूसरे। सब लोग इधर। दूसरे नॉर्मल गुड्स के लिए हो सकता है सेलर जो है उसके पास में लीन वगैरह उसने रख लिया, अनपेड सेलर था, उसने लीन ले लिया या फिर स्टॉपेज करके वापस आ गया। हो सकता है सेलर नोटिस दे बायर को कि भाई तूने पैसा नहीं दिया, मैं सोच रहा हूं बेचने का, तेरे को चाहिए तो वापस ले ले जल्दी से, नहीं तो मैं बेच दूंगा। या फिर हो सकता है विदाउट नोटिस वो
रीसेल कर दे। ठीक है, एक एक केस देखते हैं। पहला केस, नोटिस गिवन, उसने बायर को बोला कि भाई देख गुड्स तूने पैसे नहीं दिए, मैं तेरे गुड्स बेचने के लिए सोच रहा हूं। अब यहां पर बायर क्या कर सकता है, एक तो हो सकता है बायर ने पेमेंट कर दिया, गुड्स ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सब हंसी खुशी रहने लगे। दूसरा केस, ऐसा नोटिस देने के बाद में भी बायर जो है रीजनेबल टाइम में पेमेंट नहीं करता, तो सेलर क्या करेगा, सेल कर देगा। अब सेल करने के बाद में फॉर एग्जाम्पल पहले सेलर टू बायर, इधर देखिए, पहले सेलर टू बायर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका 10 kgs के लिए गुड्स का एट द रेट ₹100 पर kg। ठीक है, कितने का हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ₹1000 का। अब जब वो रीसेल कर रहा है ना आफ्टर गिविंग नोटिस, तब उसको बेचारे को सेलर को 10 kg के लिए प्राइस मिली सिर्फ ₹80 पर kg। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। ये जो ₹200 का लॉस उसको हो रहा है ऑन रीसेल, क्या वो बायर से क्लेम कर सकता है, लॉ बोलता है कर सकता है। ठीक है, अच्छा अगर उल्टा केस होता था ये, फॉर एग्जाम्पल पहले ₹10 100 kg, अब जब वो रीसेल कर रहा है ना तब 10 kg वो उसने बेच दिया ₹150 पर kg पर, अब वैल्यू हो गई 1500, प्रॉफिट हो गया उसको ₹500 का एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या करेगा, वो अपने पास में रख सकता है। ठीक है, उसने नोटिस वगैरह दिया था। दूसरा केस, विदाउट गिविंग नोटिस उसने बेच दिया गुड्स को। अब इस केस में क्या होगा, बेच तो सकता है वो, ठीक है, बेच तो सकता है विदाउट नोटिस, पर यहां पर क्या होगा, फर्स्ट केस, पहला वाला, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट था उनका ₹1000 का, बट अब जब रीसेल किया तब उसको ₹800 मिले। अब यहां पर वो ये ₹200 क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसने बायर को नोटिस नहीं दी थी। ये वाले केस में क्या होगा, फिर उसको जो अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने बायर को देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट नीड्स टू बी गिवन टू द बायर, यही वो पूरा इतना पॉइंट बोलता है। इफ आफ्टर द रिसीट ऑफ नोटिस बायर फेल्स टू पे और टेंडर, सेलर में रीसेल, it may be noted that on the resale seller is also entitled to recover the difference between the contract price and resale price as damages and retain the profit if the resale price is higher, but seller can recover damages and retain profits only when goods are resold after giving notice of resale. If without giving any notice, then seller cannot recover the loss. Moreover, if there is any profit, he must return it to the original buyer. ठीक है, नेक्स्ट, where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the good। देखो अनपेड सेलर था, उसने बेच दिया था गुड्स बायर को, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, बट पोजीशन सेलर के पास में ही है, उसने लीन रख लिया क्योंकि अभी तक बायर ने पेमेंट नहीं किया। ओनर कौन है, अभी ओनर कौन है, बायर है। मैंने बोला प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो ओनर तो बायर है, बट अपन ने बोला सेलर जो है वो रीसेल कर रहा है, सेल बाय नॉन ओनर, और सेल बाय नॉन ओनर में अपन ने कल एक पॉइंट पढ़ा था एक्सेप्शंस में कि सेल बाय एन अनपेड सेलर, उसने अगर यहां पर रीसेल कर दिया तो यहां पर जो सब्सिक्वेंट बायर रहेगा दूसरा मिस्टर एक्स, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा।
वही वो पॉइंट बोलता है, सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्स गुड टाइटल डिस्पाइट नोटिस ऑफ रीसेल हैज नॉट बीन गिवन बाय द सेलर टू द ओरिजिनल बायर। अब इसने नोटिस दे करके रीसेल किया, नहीं दे करके रीसेल किया, डजंट मैटर, वो सब्सिक्वेंट बायर को गुड टाइटल मिलेगा। एंड रीसेल वेयर द राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक और पॉइंट छोटा सा, कभी कभी क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में ही वो स्पेसिफिकली लिख देते हैं एक्सप्रेसली कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो सेलर जो है वो रीसेल कर सकता है, किसी और को गुड्स बेच सकता है। अगर ऐसा आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है ना, और फिर वो केस होता है कि बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो फिर सेलर विदाउट गिविंग नोटिस भी सेल कर सकता है। इस केस में विदाउट गिविंग नोटिस भी वो डैमेजेस क्लेम कर पाएगा फ्रॉम बी, विदाउट गिविंग नोटिस भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी वो खुद रिटेन कर सकता है। अगर आपने एक्सप्रेसली पहले से लिखा है, इट विल बी कंसिडर्ड कि आपने नोटिस देकर ही सेल किया है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है। दैट इज कॉल्ड right of resale expressly reserved. Sometimes expressly reserved and buyer makes a default, seller will resell. In such cases, seller is said to have reserved his right of goods and he may resell on buyer's default. He is not required to give notice of resale. He is entitled to recover damages even if no notice was given. ये तीनों राइट्स जो है हमारे पास में है। कौन से राइट्स है? तीन। राइट ऑफ रीसेल, ये तीनों राइट्स दोनों भी केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है चाहे नहीं हुई है, दोनों भी रहेगी। अब एक उन्होंने चौथा जो दिया था ना, राइट ऑफ विथ होल्डिंग द प्रॉपर्टी, सॉरी विथ होल्डिंग द डिलीवरी, बेसिकली ये कब एप्लीकेबल था? व्हेन द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू द बायर। छोटा सा पॉइंट क्या बोलता है वो? अनपेड सेलर हैज इन एडिशन राइट ऑफ विथ होल्डिंग द डिलीवरी। दिस इज सिमिलर टू लीन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाजी लीन। देखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, मतलब ओनर कौन है? सेलर है। सेलर खुद के गुड्स पर लीन रखेगा क्या? वो क्या कर सकता है? डिलीवरी विथ होल्ड कर सकता है। सिर्फ बोलने का डिफरेंस है, इसलिए उसको क्वाजी लीन बोलते हैं। बोल सकता है मैं डिलीवरी भाई तेरे को नहीं दूंगा when the property has not passed to the buyer। ठीक है, ये वाले कौन से राइट्स थे? ये वाले थे राइट्स जो कि अवेलेबल थे अनपेड सेलर को अगेंस्ट गुड्स, यहां पर अगेंस्ट द गुड्स। अब कुछ राइट्स नहीं, क्या पर्सनली अगेंस्ट दैट पर्सन, अगेंस्ट दैट बायर भी सेलर के पास में, अनपेड सेलर के पास में होते हैं। कौन से राइट्स है वो? देखो, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली, अनपेड सेलर कैन एनफोर्स सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द बायर, अदरवाइज नोन एज सेलर्स रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है अपना, तो बायर के अगेंस्ट वो जो है उसके पास में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये रेमेडीज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट्स इन पर्सोनम, क्योंकि वो पर्सन के अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट उसको राइट्स है। कौन से राइट है? सबसे पहला तो सूट फॉर प्राइस। सूट फॉर प्राइस, वो प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, सेलर जो है बायर को केस कर सकता है उस पर। ये दो पैराग्राफ क्या दिए हैं बड़े बड़े, सिर्फ उन्होंने सिर्फ बोला है कि वो सूट फॉर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी कर सकता है या अग्रीमेंट टू सेल में भी कर सकता है। मतलब इमीडिएट वाला था, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी हैज पास्ड, प्रॉपर्टी पास हो गई एंड बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है पे करने को, तो सेलर में स्यू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। दूसरा केस, प्राइस इज पेएबल ऑन सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। अभी सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, अभी एक्चुअल सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है और प्राइस पेएबल है पहले, ठीक है। देन सेलर में sue him if the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price on the appointed time।
although the property has not passed to the buyer or the goods have not been appropriated to the contract. गुड्स अप्रोप्रिएट नहीं हुए हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, पर फिर भी डिसाइडेड डेट को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो केस कर सकता है सेलर टू द बायर. दूसरा, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस वेयर बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स. सेलर ने बरोबर लेकर के दिया, ले जा करके दिया गुड्स, बट बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट कर रहा है, मैं बोले एक्सेप्ट नहीं करता गुड्स को, प्राइस भी पे नहीं करता, तो सेलर क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है उसको फॉर डैमेजेस. डैमेजेस कैसे क्या रहेंगे, एज पर सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, वो सब देखे थे ना अपन ने, वो वाले. अच्छा, ऊपर अपन एक पॉइंट तो रह गया यार, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल और प्लेज. पहले एक काम करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं, फिर उस पर आते हैं. दूसरा, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ये अपन ने देखा. तीसरा, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट. बायर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट जब मतलब एक डेट पे पेमेंट करना, मतलब डेट फ्यूचर में थी, पेमेंट करना था उस डेट को, बायर ने पहले ही बोल दिया मैं पेमेंट नहीं करूंगा वो डेट को. मतलब कौन सा ब्रीच किया उसने, याद है क्या, एंटीसिपेटरी ब्रीच. वहां पर दूसरे पार्टी के पास में क्या राइट था, आइदर वेट टिल द एक्चुअल डेट या फिर उसी टाइम पर वो रिसाइंड डेट कंसीडर करके स्यू कर सकता है. वही चीज बोली है, बायर रेपुडिएट्स बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर मे ट्रीट रिसाइंड डेट immediately and sue for the damages. This is rule of anticipatory breach of contract. And lastly, suit for interest. देखो, कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि अगर आपने प्राइस पे नहीं किया टाइम पर, बायर ने प्राइस पे नहीं किया टाइम पर, तो प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, डिले किया आपने कुछ तो. वेयर देयर इज स्पेसिफिक अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस of the goods from the date on which payment becomes due, seller may recover interest from the buyer. उस केस में तो जिस दिन पेमेंट ड्यू था उसके बाद में जब तक डिले हुआ उस टाइम के लिए वो इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है. बट अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है तो सेलर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर सकता क्या, नहीं. वो बोल रहे हैं कर सकता है सेलर. सेलर में चार्ज इंटरेस्ट व्हेन इट बिकम्स ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही मे नोटिफाई टू द बायर. उसको बाद में इस केस में क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा बायर को कि भाई देख तूने पेमेंट नहीं किया, मैं अब इंटरेस्ट चार्ज करूंगा फ्रॉम दिस डेट, कैन चार्ज द इंटरेस्ट. अगर उनका ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोर्ट भी क्या कर सकता है, अवॉर्ड कर सकता है इंटरेस्ट टू द सेलर. कोर्ट भी दे सकता है इन अ सूट बाय हिम. रेट, कितने रेट पर इंटरेस्ट, एज द कोर्ट में थिंक फिट, जो कोर्ट को सही लगता है वो रेट पर. एंड दूसरा, फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच प्राइस वॉज पेएबल. जिस दिन सेलर ने गुड्स दिया था या फिर जिस दिन प्राइस पेएबल था, जैसा कोर्ट को लगता है उस हिसाब से वो इंटरेस्ट अलाउ करेगा. नाउ अब आते हैं, पिछला एक जो पॉइंट अपना छूट गया था, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल और प्लेज. इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल और प्लेज, इसमें अपन ने क्या बोला था, सब्सिक्वेंट सेल में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट तो जो सेलर है उसका राइट नहीं जाएगा, ठीक है, बट अगर बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर है तो उस केस में उसका राइट चला जाएगा. एक और एक्सेप्शन है जहां पर उसका राइट चला जाएगा, कौन सा, व्हेन द सेलर हैज असेंटेड टू द सेल, मॉर्गेज और अदरवाइज डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर. अगर सेलर ने बायर को असेंट दिया था कि भाई तू अभी फर्दर और किसी को बेच सकता है गुड्स को, राइट, उस केस में, और बी ने सी को बेच दिया, अब बी ने पेमेंट नहीं किया एस को, अब वो यहां पर लीन या फिर स्टॉपेज रख पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसने कंसेंट दे दिया था, असेंट दे दिया था बायर को स्पेसिफिकली कि तू और किसी को बेच सकता है. इसका एग्जाम्पल एक ये केस लॉ के थ्रू अपने को दिया है, माउंट डीएफ लिमिटेड वर्सेस J&J. यहां पर क्या हुआ था, ए ने बी को बोला मैं तेरे को एक गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है,
बी बोला मेरे पास अभी तो पैसे है नहीं। ए बोला एक काम कर, कोई बात नहीं, तू ये गुड्स आगे और किसी को बेच सकता है, उससे जो पैसे आएंगे ना वो पैसे मेरे को उसमें से पेमेंट दे देना। बी बोला ठीक है। अब यहां पर सी को बेच दिया बी ने, सी ने पैसे भी दे दिए बी को, पर बी ने पैसे दिए नहीं ए को। अब यहां पर क्या ए राइट ऑफ लीन रख सकता है सी के अगेंस्ट? नहीं रख सकता, क्योंकि उसने पहले ही एसेंट दे दिया था बी को। ए वांटेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन एंड ऑर्डर्ड वॉरफिंगर नॉट टू मेक द डिलीवरी। बीच में उन्होंने वॉरफिंगर भी वहां पर आया था। ये जो एक्चुअल गुड्स थे वो वॉर्फ में पड़े थे। वॉर्फ अपन ने देखा था ना, वॉर्फ में पड़े थे। इट वॉज हेल्ड एज राइट टू लीन इज डिफीटेड। ठीक है, सब अपन ने अभी तक देखा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर ने कुछ बदमाशी की तो सेलर को लिए क्या क्या राइट्स है, बट हर बार जो है बायर ही बदमाश निकलेगा ऐसा रहेगा क्या? नहीं, कभी कभी सेलर भी बदमाशी कर सकता है। अब उस केस में रेमेडीज टू बायर क्या अवेलेबल है? अगर सेलर कुछ तो भी गलत करता है, कुछ ब्रीच करता है। ब्रीच कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। डिलीवरी नहीं किया उसने जैसा बोला था। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है सेलर, या फिर जो गुड्स बोले थे उससे कुछ अलग गुड्स, नॉन कंफर्मिंग गुड्स जो है वो दे देता है बायर को। ऐसे केस में बायर के पास में 5 राइट्स होते हैं। नॉन डिलीवरी, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड सूट फॉर इंटरेस्ट। सबसे पहला डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी क्या बोलते हैं? अगर सेलर रॉन्गफुली निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है टू डिलीवर गुड्स टू द बायर, बायर क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है सेलर को फॉर द डैमेजेस। अगेन ये भी जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से डिटरमाइन होंगे डैमेजेस। एग्जाम्पल इन्होंने यहां पर ये दिया है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को शूज दूंगा एट द रेट 10,500 रुपीज पर पेयर। ठीक है, बी ने इस बेसिस पर आगे किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर सेलिंग इट टू 11,000 पर पेयर। अब ऐसा सब होने के बाद में सेलर ने बोला मैं डिलीवरी नहीं करता। यहां पर बी को कितना नुकसान हो गया? 500 रुपए के प्रॉफिट का जो कमा पा रहा था, वो ये डैमेजेस रिकवर कर सकता है फ्रॉम ए। बी कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए एट द रेट 500 पर पेयर। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो कभी कभी क्या होता है, डैमेजेस मे नॉट बी इफेक्टिव और सफिशिएंट रेमेडी। डैमेजेस सफिशिएंट नहीं रह सकते कभी कभी। वहां पर बायर क्या बोल सकता है कोर्ट को? बोले जज साहब मेरे को डैमेजेस वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को तो इसने जो प्रॉमिस किया था ना वैसा ही परफॉर्म करवाओ। ठीक है, तो कोर्ट वहां पर अलाउ कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो ए को बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बोला मैं तेको, बायर को बोला कि मैं तेको बेचूंगा, बाद में मना कर दिया, तो बी चला गया कोर्ट में। कोर्ट सेलर को ऑर्डर दे सकता है कि भाई तेको ये चीज बेचना ही पड़ेगा। वेयर सेलर कमिट्स अ ब्रीच, buyer can appeal to the court for specific performance. Court can order for specific performance only when goods are ascertained or specific. अब ये specific performance भी है ना, कोर्ट कभी भी ऐसा अलाउ नहीं करता, उसके लिए भी certain conditions है। 4 conditions। ये 4 conditions क्या है, इस पे भी आई थिंक एक बार क्वेश्चन आया था। कौन सी कंडीशन? सबसे पहली सेल ऑफ स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड गुड्स। सेल जो है वो काय के लिए है? स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड गुड्स के लिए है, तभी ये किया जा सकता है। दूसरा, पावर ऑफ द कोर्ट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। 1963 की एक एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहां पर नहीं क्या केसेस दिए हैं कि कहां पर ऐसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर किया जा सकता है बाय कोर्ट, उस हिसाब से ही कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, हर एक मैटर में ऑर्डर नहीं कर सकता। मैटर्स क्या है इसके अंदर के वो अपने लिए कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एडिक्वेट रेमेडी। डैमेजेस इज नॉट सफिशिएंट, डैमेजेस नॉट एडिक्वेट, वहां पर कोर्ट को लगता है तो वो अलाउ कर सकता है। एंड चौथी कंडीशन, गुड्स शुड बी और आर ऑफ स्पेशल नेचर और आर यूनिक।
फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बायर को बोला मैं तेको एक यूनिक, सबसे एकदम बहुत पुरातन काल का स्टोन बेचूंगा, बहुत एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयर देन डायमंड ऐसा। कितने में? 2 करोड़ में। बायर बोला बिल्कुल मैं खरीदूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनका। अब सेलर ने बाद में मना कर दिया, मैं नहीं बेचूंगा। अब बताओ, जो आदमी को 2 करोड़ से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको डैमेजेस से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? डैमेजेस क्लेम करके क्या करेगा वो? नहीं। वो जा सकता है कोर्ट में, वो बोल सकता है कि भाई नहीं, इसने प्रॉमिस किया था, अब उसको वो वाला स्टोन बेचने के लिए लगाओ। उन्होंने पेंटिंग का वहां पर वैसा ही एग्जाम्पल दिया है। तीसरा राइट क्या है बायर के पास में? सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर वारंटी ब्रीच होती है तो बायर क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और कंडीशन ब्रीच होती है तो रेपिडिएट कर सकता है, या डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या दोनों भी कर सकता है इन कंडीशन। वही वो बोल रहे हैं, इफ देयर इज ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन पार्ट ऑफ सेलर, बायर, या फिर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वारंटी, उस दोनों केस में बायर अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया तो गुड्स को रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ही में सेट अप अगेंस्ट द सेलर वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, और स्यू द सेलर फॉर द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। देखो, स्यू कर लेगा डैमेजेस के लिए, वो तो ठीक है। पहले वाले पॉइंट में क्या बोल रहे हो? डैमेजेस ही बोल रहे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, बायर ने पेमेंट करना था गुड्स का 1 लाख रुपीस का, बट सेलर ने कुछ तो वारंटी ब्रीच कर दिया, कुछ तो जैसे गुड्स होने थे वैसे नहीं रहे, वैसे नहीं निकले, तो यहां पर अब गुड्स की वैल्यू ऑब्वियसली 1 लाख नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, डिमिनिशन, उसमें डिमिनिशन हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब गुड्स जो है वो 80,000 के ही वर्थ है, ऑब्वियसली वो ये 20,000 रुपए का डिडक्शन करके फिर पेमेंट कर सकता है टू द सेलर। सूट सेटअप अगेंस्ट द सेलर, ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस। या फिर अगर पेमेंट हो गया है, बाद में कुछ हुआ है, तो सिंपली स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस, जैसा अपन नॉर्मली जानते हैं वैसा। रेपिडिएशन बिफोर द ड्यू डेट, अगेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा ऊपर बायर ने किया था वैसा यहां पर सेलर ने कर दिया। व्हेन आइदर पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट repudiates the contract before the date of delivery, other party may treat the contract as either subsisting, wait till the date of delivery, or he may treat the contract rescinded and sue for the damages immediately. And पांचवा, suit for interest। बायर कैसे सूट इंटरेस्ट क्लेम करेगा? कौन से अमाउंट पे क्लेम करेगा? Nothing affects the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed। देखो, or to recover money paid where consideration for payment has been failed, उससे समझते हैं। ए ने गुड्स देना था बी को, बी ने पैसे देना था, ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए, ये गुड्स और बी जो है मनी, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन था, बरोबर। बी के लिए गुड्स मिल रहा है उसको कंसिडरेशन में, ए को पैसे मिल रहे हैं। अब बी ने अपना पार्ट ऑफ कंसिडरेशन तो पे कर दिया, बट उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन आना था दैट फेल्ड, वो कंसिडरेशन उसको नहीं मिला। बायर ने एडवांस में पेमेंट पहले कर दिया था, पर गुड्स सामने वाले ने नहीं दिया। इस अमाउंट पर बायर क्या कर सकता है? इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। ऑब्वियसली ये अमाउंट तो क्लेम कर ही सकता है, बट साथ में इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट at such rate as it thinks fit। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्पेसिफिकली तो उसी रेट के हिसाब से, नहीं हुआ है तो जैसा कोर्ट को लगता है कोर्ट उनको बोलेगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट वॉज मेड फ्रॉम द बायर टू सेलर। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगरेट्स विच टर्न्ड आउट टू बी माइल्ड्यूड और अनफिट, सेलर ने बायर को सिगरेट्स बेचनी थी, सिगरेट्स की वैल्यू थी 10,000 रुपए, बट जब वो बेचा ना उसने, तब वो सिगरेट्स खराब हो गई थी,
राइट, डैमेज हो गई थी, ब्रीच ऑफ वारंटी। यहां पर अब जो एक्चुअल रियलाइज हुआ ना वो बेच करके, वो सिर्फ 10,000 नहीं 8,000 की ही वैल्यू उसकी रह गई। तो यहां पर damages were awarded on the basis of difference between contract price and the price released नहीं चाहिए आपके उसमें, realized चाहिए। एग्जाम्पल 11 भी एक पॉइंट बोलता है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रजिस्ट्रेशन परचेजर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन और वारंटीज। देखो कभी कभी नहीं, क्या कोई गुड्स में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ मोटर व्हीकल, ए ने बी को सेल किया तो बी के नाम पर वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए, बी के नाम पर रजिस्टर हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। बी यूज कर रहा है बट बी के नाम पर रजिस्टर नहीं हुआ, इस केस में वो बोलते हैं लीगली बी ए से कोई वारंटी या फिर कंडीशन के ब्रीच के लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। लास्ट पार्ट ऑक्शन सेल, लास्ट बट वन है एक्चुअली। ऑक्शन सेल मतलब क्या, नीलामी, बेसिक अपन जो जानते हैं, आईपीएल वगैरह की देखी होगी किसी ने, और आईपीएल नहीं और भी बहुत सारी चीजों की होती है। कैसे होती है यहां पर सेल एक्चुअली, मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। सब लोगों को बुलाया जाता है, बोली लगाई जाती है, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको गुड्स बेच दिए जाएंगे। अब यहां पर देखो सेल में यहां पर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, जो एक्चुअली यहां पर जो पर्सन बेच रहा है उसको बोलते हैं ऑक्शनियर, जो ऑक्शन कर रहा है। यहां पर गुड्स रखे हैं, हो सकता है ये गुड्स का एक्चुअल ओनर डिफरेंट हो, सेलर ही डायरेक्ट ऑक्शन करे ऐसा जरूरी तो नहीं है, सेलर को थोड़ी आता है हर एक ऑक्शन करना, सेलर इज डिफरेंट जनरली। यहां पर बायर और यहां पर ऑक्शनियर। ये क्या बोल रहे हैं, ऑक्शनियर इज एन एजेंट governed by the law of agency, when he sells he is only the agent of the seller। ऑक्शनियर जो बेच रहा है ना गुड्स को, वो एज अ सेलर का एजेंट बोल करके बेच रहा है। अच्छा, ऑक्शनियर को कभी कभी खुद के गुड्स बेचने हैं तो बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। क्या वो लोगों को बताना जरूरी है क्या कि भाई ये मेरे गुड्स है मैं बेच रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ बताना भी जरूरी नहीं। ही मे हाउएवर सेल हिज ओन प्रॉपर्टी एज प्रिंसिपल एंड नीड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट। अब इससे रिलेवेंट रूल्स क्या है अपने पास वो दिए हैं, इस पे एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, पॉइंट नंबर सी और डी पर। पहला, वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स। देखो हो सकता है सेम गुड्स हो बट अलग अलग लॉट्स में रखे हुए हो, 10 का लॉट, 20 का लॉट, 30 का लॉट, ऐसा। जब भी वो ऐसे लॉट्स में रखते हैं ना तो क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट हर एक लॉट के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा माना जाएगा। एवरी लॉट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट where the goods are in lots, each lot prima facie deemed to be a separate contract of sale। दूसरा, completion of the contract of sale। Sale is complete when the auctioneer announces completion by fall of hammer। सेल कंप्लीट हो गया है, ये कब कौन से पॉइंट पर होगा, जब ऑक्शनियर हथौड़ा मारेगा उस पॉइंट पर, या फिर और कोई मैनर है, अगर हथौड़ा मारने के बजाय कोई कोई का अदर मैनर भी रहता, कुछ कोई बेल बजाता, कोई कुछ करता, तो इन दैट कस्टमरी मैनर। जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होती ना, एक बायर, एक बिडर जिसने बिड कर दी है वो बिड को वापस भी ले सकता है, बट एक बार हैमर मार दिया उसके बाद में वो वापस से बिड को रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट अंटिल सच अनाउंसमेंट बिडर में रिट्रैक्ट। तीसरा, राइट टू बिड में बी रिजर्व। देखो ये पॉइंट समझो, राइट ऑफ रिजर्वेशन, बेसिकली राइट टू बिड रिजर्व करना है, ये किसको बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो सेलर है ना वो खुद ही बायर्स के साथ बैठ करके बिडिंग करता है खुद के ही प्रोडक्ट के लिए, या अपना कोई पर्सन अपॉइंट करता है कि भाई मेरे लिए तो बिडिंग कर। क्यों करते हैं ऐसा, प्राइस सो दैट हो सकता है सेलर को एक मिनिमम प्राइस के नीचे ना बेचना हो, अगर बायर्स उससे नीचे प्राइस लगा रहे हैं तो इसका जो बंदा है या फिर ये सेलर जो खुद है वो मिनिमम प्राइस उतना लगा करके वापस से खरीद लेगा कि भाई मेरे को नहीं बेचना है, इन इफेक्ट वही खरीद लेगा डायरेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
कोई कोई ऑक्शन में कि आपका गुड्स अगर एक ऑक्शन दो ऑक्शन में नहीं बिका ना तो आप आगे फिर ऑक्शन में बेच ही नहीं सकते उस वाले स्पेसिफिक। तो सो दैट बोली लगे गुड्स की और वहां पर ट्रेडिंग हो, बाकी लोगों को प्रमोट मतलब थोड़ा एनकरेज करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। बट अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो यहां पर ड्यूटी क्या है सेलर की कि वो एक्सप्रेसली बताए यहां पर सारे बायर्स को कि भाई सेलर जो है वो भी एज अ बिडर यहां पर बैठा है। राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, and where such right is reserved expressly but not otherwise seller or any one person on his behalf may bid। आपने एक्सप्रेसली रिजर्व किया है, बोला है लोगों को, तो आप बिड कर सकते हो या फिर आपके बिहाफ पर कोई बिड कर सकता है। अगर आपने नहीं बोला है बट नॉट अदरवाइज, अगर आपने नहीं बोला है तो फिर आप बिडिंग नहीं कर सकते छुप करके ऐसा। वेयर द सेल इज नोटिफाइड नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, अगर सेलर ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि आई एम ऑल्सो बिडिंग, उस केस में where the sale is not notified to be subject to right to bid, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person। वो ना तो खुद बिड कर सकता है ना ही किसी को अपने बिहाफ पर बिड करने बोल सकता है। अच्छा, उसने कर दिया ऐसा, ऑक्शनियर जो है सामने खड़ा हुआ, उसको पता है ये सेलर बैठा है, इसने बोला नहीं है लोगों को कि मैं बिड कर रहा हूं, तो ऑक्शनियर के लिए भी नोइंगली उससे बिड एक्सेप्ट करना ये गलत रहेगा। वो उन लोगों से बिड एक्सेप्ट नहीं कर सकता नोइंगली, भाई इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया फिर भी बिड कर रहे हैं। और फॉर द ऑक्शनियर नोइंगली टू टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर, अगर कोई भी सेल कॉन्ट्रावेन मतलब कॉन्ट्रावेनिंग द दिस रूल, अगर कोई भी सेल होती है तो इट माइट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड्यूलेंट बाय द बायर, बाय द एक्चुअल बायर जो रहेगा वो, बाकी जो बायर्स है सब लोग उसको फ्रॉडुलेंट ट्रीट कर सकते हैं। कौन से केस में? अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ है एंड बिना नोटिफिकेशन दिए बिडिंग कर रहा है सेलर या उसका कोई पर्सन। रिजर्व्ड प्राइस, रिजर्व्ड प्राइस क्या है? रिजर्व प्राइस सेल में भी नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट टू रिजर्व और अपसेट प्राइस। रिजर्व और अपसेट प्राइस क्या होती है? जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा बेस प्राइस रहती है एक, राइट, वैसे ही रिजर्व प्राइस, उसको मतलब दूसरा नाम ऐसा समझ लो कि भाई ये प्राइस के नीचे तो मेरे को बेचना ही नहीं है, यहीं से बिडिंग चालू होगी। एंड लास्टली प्रिटेंडेड बिडिंग, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज प्राइसेस द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। अगर सेलर बिना कोई जेन्युइन इंटेंशन के जबरदस्ती बस प्राइस बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रिटेंडेडली बिडिंग कर रहा है, उस केस में सेल जो होगी इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ जो एक्चुअल बायर है उसकी। एग्जाम्पल 12 देखो, P sold a car by auction, it was knocked down to Q, who was only allowed to take it away, giving a check for the price and signing agreement that the ownership should not pass until check was cleared। P ने Q को गुड्स, एक कार बेसिकली बेच दिया ऑक्शन में फॉल ऑफ हैमर से। जैसे ही हैमर फॉल हुआ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई Q को, बिल्कुल, बट यहां पर Q से नहीं, क्या एक चेक लिया गया एंड एक अग्रीमेंट साइन किया गया दैट ओनरशिप शुड नॉट पास अंटिल चेक वाज क्लियर्ड। ये तुम्हारा चेक जब तक क्लियर नहीं होता है ओनरशिप विल नॉट पास। बीच में ही इन द मीनवाइल टिल द चेक वाज क्लियर्ड क्यू सोल्ड दिस कार टू आर, क्यू ने ये कार पहले ही आर को बेच दी। इट वाज हेल्ड प्रॉपर्टी वाज पास्ड ऑन द फॉल ऑफ हैमर एंड देयरफॉर आर हैड गुड टाइटल टू द कार। क्यू को कार मिल गई थी ना, प्रॉपर्टी मिल गई थी ना, यहां पर आर को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। Both sale and subsequent sale are valid in favor of Q and R respectively। Last point, inclusion of increased or decreased taxes in the contract of sale। कभी कभी क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट था 100 रुपए का, वहां पर फॉर एग्जाम्पल पे करना था, उस पर टैक्स लगना था 10%। बायर ने फिर कितना पेमेंट करना था? एक्चुअली 110।
बट एक्चुअली पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले, पेमेंट होने के पहले, डिलीवरी होने के पहले क्या हुआ, टैक्स रेट रिवाइज हो गया, 10 का 20% हो गया। अब क्या होगा, वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म, टैक्स रिविजन टेक्स प्लेस। हो सकता है टैक्स नया लगा दिया गया है, पहले टैक्स था ही नहीं उस गुड्स पर इंपोज कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, 10% से 20 कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज भी हो सकता है उल्टे साइड में, 10 से 5% कर दिया गया, या फिर रेमिटेड, टैक्स पहले था वो बाद में निकाल दिया गया। अब यहां पर जो है पार्टीज ने कुछ इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं था, टैक्स में कुछ चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, विदाउट एनी स्टिपुलेशंस ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स, parties would become entitled to read just the price of goods। read just मतलब क्या लगता है, entitled to read just the price of goods। read just नहीं है वो, readjust है, मिसप्रिंट हो गया है। क्या रहेगी, पार्टीज एंटाइटल रहेगी टू रीएडजस्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स, वो प्राइसेस को रीएडजस्ट कर सकती है। फॉलोइंग टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड, अब टैक्सेस के उन्होंने टाइप दिए है, कस्टम्स हो सकता है, एक्साइज हो सकता है, कोई और टैक्स हो सकता है, ऑन सेल और परचेज ऑफ द गुड्स कोई भी टैक्स हो सकता है। ऐसे केस में प्राइस को रीएडजस्ट कर लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली पेमेंट होगा। अब बायर के लिए अगर टैक्स बढ़ गया तो बायर के लिए नुकसान है, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। buyer would have to pay the increased price where the tax increase and may derive benefit of reduction if taxes are curtailed। इसको अभी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट अगर टैक्स कम हो गया तो बेनिफिट भी बायर को ही मिलेगा। Thus a seller may add increased taxes in the price or reduce the decrease in taxes, but effect of this provision can be excluded by an agreement to the contrary। वो आपस में अग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई टैक्सेस के लिए ऐसा ऐसा होगा, कौन बियर करेगा, सेलर ही बियर करेगा, अदरवाइज इट इज ओपन टू द पार्टीज टू स्टिपुलेट एनीथिंग, बट अदरवाइज ये रूल बोलता है कि रीएडजस्ट करके वैसा पेमेंट होगा। हियर वी कंप्लीट यूनिट नंबर 4 एंड द होल चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आज क्वेश्चन अपन ने नहीं लिखा, बट क्वेश्चन आपको लिखना है मॉड्यूल के एटलीस्ट। अब कल अपन लॉ की क्लास तो नहीं रख रहे हैं, मॉड्यूल के सारे चारों यूनिट्स के एटलीस्ट कंप्लीट कर, बाकी क्वेश्चन बैंक तो है ही, बट मॉड्यूल के मिनिमम कर लो, ठीक है। चलिए रुकते हैं यहां पर, कंटिन्यू लेटर। मैं बताता हूं कंचन। थैंक यू सो मच।